हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एफएसटी का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। तो बच्चों आइए, जैसा आपको मालूम है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये आपको अधिकार दिला के हम सब रहेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द टाइम डिपेंडेंट, देखो ये टाइम डिपेंडेंस बोला गया है। एक्चुअली इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उतना बड़ा ना दिख रहा हो। प्रेशर दिया गया है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। एक्चुअली एक्सपोनेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों एक बात समझ लेंगे हम लोग सब लोग, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, टी इज टाइम, तो कांस्टेंट हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। और जैसा आपको मालूम है कि जो आपका ये अल्फा और टी स्क्वायर है, माइनस से तो कोई लेना देना है नहीं, ये होता है डायमेंशन लेस। आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। और अल्फा की जो डायमेंशन है वो होती है 1/t²। और जैसा आपको मालूम है t-2 आ जाएगा, तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी डायमेंशन ऑफ t-2। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस में जो हमारा डायमेंशन लेस पावर हुआ करती है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है और ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एंगल मेड बाय द वेक्टर। जिस वेक्टर का एंगल निकालना होता है उसको ए ले लीजिए, और जिस एक्सिस के साथ निकालनी है उसके अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, दैट यूनिट वेक्टर इज माइनस का मतलब ये के आ जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जिसके अलोंग निकालना होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है उसको एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं। फिर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी निकालेंगे और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मॉड तो 1 हो जाएगा। अब ए डॉट बी जब निकालेंगे तो इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 5। मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 यानी 25 हो जाएगा। प्लस का 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा ये यहां से आएगा 1/√2, क्योंकि यहां से 25, यहां से दोनों को मिला के 25 और 50, और 50 को 25√2 लिखेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 और 25 इंटू 2 और रूट हो जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। तो किस एंगल की वैल्यू होती है 1/√2, ये cos 45, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा आंसर है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे। पार्टिकल के बारे में बोला गया है। पार्टिकल हमारा हैज इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर के फॉर्म में गिवन है एंड एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन वेक्टर, और उसकी स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई t। बच्चों यहां पर आएंगे हमारे पास, तो ये आएगा 3i और प्लस का 4j आ जाएगा, और प्लस ए जब आएगा तो पॉइंट का 4i हो जाएगा, पॉइंट का 3j आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 10। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3i प्लस का 4j प्लस का 4i, 3j आ जाएगा, दैट इज 7i प्लस का 7j। और जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जब आप वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो बच्चों ये आएगा √7² प्लस 7² यानी 7√2। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले का सेकंड वाला ऑप्शन आ गया, तो ये करेक्ट आंसर 7√2 आ जाएगा। बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का जो पेज नंबर दिया है, कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है, पेज नंबर 29। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोगों का जो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिक्सचर
कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ, मतलब दो गैस दी गई हैं बच्चों। एक गैस दी गई है आपको कौन सी वाली, ऑक्सीहीलियम, और वो दी गई है 16 ग्राम। और दूसरी गैस कौन सी दी गई है, ऑक्सीजन, और वो दी गई है 16 ग्राम। आप समझिएगा, 16 ग्राम हीलियम 16 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और हमें निकालना है गामा की वैल्यू। सीपी अपॉन सीवी का मतलब होता है बच्चों गामा। अब आपको एक काम कर देना है कि इसको नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो ये 4 आ जाएगा। इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे हमारे पास, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास ये हो गया, मोलर मास 32 आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला होता है मिक्सचर का, दोनों गैस जब मिक्स करेंगी, मिक्स करने के बाद हमें गामा मिक्सचर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई गामा मिक्सचर -1, और ये आ जाता है μ1 अपॉन गामा 1 -1, और ये आ जाता है μ2 अपॉन गामा 2 -1। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाता है, 1 का मतलब हो गया 5 और प्लस हो जाएगा 1/2, सॉल्व करेंगे तो आएगा गामा m, गामा मिक्सचर का मतलब हो गया निकालना है, माइनस का 1। यहां पर आएंगे तो यहां पर आपके पास 4 आएगा, और बेटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा प्लस, यहां पर आएंगे ये आ जाएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हीलियम है, और हीलियम गैस के लिए मोनोएटॉमिक है, तो गामा 1 की वैल्यू हीलियम के लिए हो जाएगी 5/3 -1, और डायटोमिक ऑक्सीजन है 7/5 -1। बच्चों आराम से इसको सॉल्व करिए, 7/5 -1। अब आप इसको आराम से सॉल्व करिए, देखिए क्या कह रहा है, यहां पर आ जाएगा 8/9/2, 9/2 गामा मिक्सचर -1। बेटा उधर आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा ये 3 ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे 2 बचेगा, है ना, तो 2 नीचे ऊपर 12, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस नीचे 2 आएगा ऊपर 5 जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/2 और 2/5, 1/2 और 2/5, तो 1/2 और 2/5, 1/2 और 2/5, देखिए यही आया 1/2 एंड 2/5, 2 नीचे ले आइएगा, 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4 आ जाएगा, तो 5/4 सॉल्व करेंगे, 24 29/4, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 ऊपर, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, गामा -1, गामा -1 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लिकेशन तो जरूर है, बट इसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1.62, आराम से मिल जाएगी 1.62। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे लंबा पड़ता है, मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया है, फिर भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, गामा -1 और 9 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/29, और आप जब इसको लाएंगे 9 इधर तो ये आ जाएगा 18। फिर बेटा गामा जब निकालेंगे तो 18/29 प्लस 1 करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, मैं बता देता हूं, 1818 और प्लस 29 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका पास 29, 1.62 करेक्ट आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा ये लंबा जरूर जाता है, सर कोई और मेथड बता दीजिए, कोई बेटा इसका मेथड और ना लगाइएगा, जब आप सीपी सीबी निकालेंगे तो भी दिक्कत आएगी, सीपी निकालने के बाद दिक्कत आएगी, सीबी निकाल, लंबा तो है ही, तो बेटर है कि यही वाला फॉर्मूला लगा के करिए, पेशेंस से करिए, आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला वाला आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला। बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि इस ग्राफ में, पीवी ग्राफ में, जैसा आपको मालूम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तभी बनता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। एरो नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टी पी ग्राफ निकालना है, तो प्रेशर कम और टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, यहां पर है, ये सही आंसर है, और देखो एरो भी दिया हुआ है इधर 1 से 2,
प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि प्रेशर यहाँ पर है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। मैंने नियम बताया था, जो ग्राफ जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वही चीज कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये सही है। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट आया, यहाँ एरो बना हुआ है तो यहाँ पे आपका 1 से 2 में आपका ये प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आ नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, और थर्ड में हमारा, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं कि बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट पी, नाउ लेंस इज प्लेस, मतलब ये बीम हमारी पी पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती है, यहां पर कॉन्वर्जिंग बीम है और ये पी पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती। लेंस को प्लेस किया जाता है इन द पाथ ऑफ द कॉन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, यानी कि पी पॉइंट से हम लेंस को 12 सेंटीमीटर, तो लेंस जो आपने लिया है बच्चों, ये आप कहां पे रख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर लिया है, और आपने कहां से कितना दूरी पर लिया है लेंस, देख लीजिएगा। हमने यहां से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर 12 पे आ जाएगा। पी पॉइंट से लेंस हमारा कहां कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। एट वॉट पॉइंट डज द बीम कॉन्वर्ज इफ लेंस इज कॉन्वेक्स, लेंस को कॉन्वेक्स ले लिया, तो अब ये हमारा क्या करेगा, इसको और कॉन्वर्ज कर देगा। कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, अगर डाइवर्जिंग ले लेते तो ये फैला देता, यहां पे कॉन्वर्ज कर रहा है, अब ये पहले कर देगा। तो हम आपको बता देते हैं इसकी वैल्यू, इसकी निकाल देते हैं आपको, कहां पर कॉन्वर्ज करने की उम्मीद है, यहां पे कॉन्वर्ज कर देगा और यहां पे। क्यों, क्योंकि ये वाली जो बेटा हमारा पॉइंट है, ये वी होना चाहिए, जो हमारे पी पॉइंट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसी है, ऑब्जेक्ट हमारी वर्चुअल है क्योंकि कॉन्वर्जिंग बीम वाली। तो यहां पे आपको u की वैल्यू जो लेनी है, बहुत गजब का सवाल है, u की वैल्यू माइनस नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट कैसी है, ये कॉन्वर्जिंग बीम जब होती है तो ऑब्जेक्ट हमारा माना जाता है, कौन से पॉइंट पर ऑब्जेक्ट माना जाएगा, इसी पॉइंट पर। और ये कितने सेंटीमीटर दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, 12 सेंटीमीटर। यानी u की वैल्यू कितनी ले लेंगे, हमेशा u की वैल्यू ले लेंगे माइनस का 12 नहीं लेंगे, याद रखिएगा। जब भी -12 लेते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या लेंगे, प्लस का 12। और v की वैल्यू कितनी आ रही है, हमसे कह रहा है v कितना होगा, ये निकालना है। और बच्चों फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है आपका, लेंस दिया गया है आपका ये कॉन्वेक्स। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 1/v, 1/u और 1/f। तो बच्चों देखिए 1/v निकालना है, माइनस का 1/u यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा, और 1/f का मतलब हो जाएगा हमारे पास 20। सॉल्व करेंगे 1/v और ये आ जाएगा 1/20 और प्लस आ जाएगा 1/12। सॉल्व करेंगे तो हम लोग इससे आंसर निकालेंगे। हमारा f की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये आ जाएगा आपके पास 12 + 20 यानी 32, और 32 बाई आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए, बेटर है कि एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 यहां पर आ जाएगा और 5 यहां पर आ जाएगा, तो 8/60 आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/8, 60/8। तो एक्चुअली 7 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो हमारा 7.5 आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 7.5 आंसर ले लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। जब भी कभी हम कॉन्वर्जिंग बीम लेते हैं इनिशियली, तो हमेशा हमारी जो ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहती है, वो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी हम यहां पर माइनस का साइन नहीं लेते। जनरली आपने सीखा है कि u विल बी नेगेटिव, लेकिन वर्चुअल में कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये वाला देखिए, यहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया और उन्होंने वर्चुअल को मान के देखा है ना। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ कितना गिवन है, 500 गिवन है, 500 नैनोमीटर, और फॉल ऑन ए नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन का सवाल है, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास d sin थीटा और इक्वल टू n लैम्डा। बताइए क्या है, हमारा मिनिमा है कि मैक्सिमा है, फर्स्ट मिनिमा, इसका मतलब n = 1, और मिनिमा की कंडीशन ही मैंने लगा दी है।
इसका मतलब ये मिनिमम इंटेंसिटी है और एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो लैम्डा आ जाएगा। यहां पर हम लोग ले लेंगे साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, या लगभग थीटा इक्वल टू ले लेंगे लैम्डा बाई डी। अब आप एक बात समझिएगा, यहां से हम सब जानते हैं, मान लीजिएगा हमारी जो स्लिट है बेटा, वो हमारी स्लिट यहां पर दी गई है और आपकी जो लाइट गिर रही है, मान लीजिए उसने यहां पर आपको दिया फर्स्ट मिनिमा, तो आपके पास जो एंगल आया थीटा, इसके लिए ये हो जाएगा कैपिटल डी, और बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी पोजीशन। तो आप एंगल इक्वल टू लिख सकते हैं पोजीशन अपॉन कैपिटल डी, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि हम इसको 10 भी ले सकते थे। तो आप एंगल की जगह पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स अपॉन कैपिटल डी एंड लैम्डा स्मॉल डी आ जाएगा। और हमें निकालना क्या, विड्थ निकालनी है स्लिट की, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमको डी निकालना है। डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी लैम्डा बाई और एक्स आ जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। हमको मालूम है कितनी डिस्टेंस पर मिलती है सेंटर से, 2.5, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है 2.5 mm। फर्स्ट मिनिमा कहां पे मिलता है, सेंट्रल से, सेंट्रल से मिलता है 2.5 पे। यानी आपको क्या नहीं पता है, सब तो पता है। कैपिटल डी की वैल्यू 25 होती है, कैपिटल डी होती है 25 ना। बच्चे लिख देंगे वैल्यू और एक नन आंसर लगा देंगे, सबको याद है। कुछ बच्चे जो पहले से पेपर दे रहे हैं, यार कहीं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप, नहीं बेटा, यहां पर कैपिटल डी जो रहता है वो पर्दे की दूरी रहती है। स्क्रीन की दूरी कितनी दी गई है, स्क्रीन की दूरी दी गई है आपको 1 मीटर। तो मैं बता दूं, ये दिया है 1 मीटर और स्मॉल डी आपको निकालना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2.5 10 की पावर माइनस का 3 मीटर और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 500 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। अब सब पुट करेंगे तब हमारी वैल्यू यहां से आएगी कैपिटल डी 1, लैम्डा की वैल्यू 500 10 की पावर माइनस का 9, और बेटा स्मॉल और एक्स की वैल्यू 2.5 और 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 3। बच्चों देखिए यहां से सॉल्व करिए तो अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू जो आ रही है माइनस का 6। एक काम कर देते हैं, ये वाला -7 हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो -7 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए बड़ा सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करिए, 2.5 से 5 हो जाएगा तो 2 बचेगा और 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 7 और ये जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4 हमारा आंसर आ रहा है। ये 9 है ना, और 2 जीरो यहां मर्ज हो जाएंगे। तो कोई ऐसा ऑप्शन हमारा आ रहा है जिसमें हमें अगर ये मीटर में दे दिया जाए या 20 दे दिया जाए, कोई आंसर आ रहा है एमएम में आ रहा है, प्रयास करिए देखने का, कोशिश करिए। फाइंड द विड्थ कह रहा है भाई। देखिए यहां पर हम लोग जो है 2.5 और ये 2 जीरो यहां पे आएगा बेटा माइनस का 7, और माइनस का 7 है और माइनस का 7 नीचे से +3 जाएगा तो आएगा माइनस का 4, माइनस के 4 से यहां पर मिलेगा 2। तो फिलहाल हमारा जो आंसर यहां से मैच कर रहा है वो आ रहा है 0.2 mm। कितना आ रहा है, 0.2 mm। तो बेटा 0.2 और 10 की पावर माइनस का 3 mm। तो कभी कभी आपको हो सकता है कि यहां पर दिक्कत आए, है ना। ये वाली बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको mm में कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए 0.2 इसका आंसर हमारा आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, काफी अच्छा सवाल है। पार्टिकल ड्रॉप करते हैं, कहां से ड्रॉप करते हैं, हाइट एच से ड्रॉप करते हैं। तो कैपिटल एच से अगर पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे हम लोग, ये पार्टिकल है जो आपका हाइट एच से ड्रॉप हो रहा है, u इक्वल टू 0। तो जब ये यहां पर गिरेगा, गिरने से पहले तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, v² इक्वल टू 0 + 2g कैपिटल एच। तो फाइनल वेलोसिटी टकराने से पहले पार्टिकल की बनेगी √2gh। पार्टिकल का मास अगर दिया होगा तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो होती है h/mv। बच्चों लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/m और v की कितनी वैल्यू है, √2gh। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा कैपिटल एच। और बेटा यहां पे पावर जो होती है वो होती है हाफ।
तो यहाँ ऊपर लाएंगे तो बेटर आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ h की पावर कितनी दी गई है, माइनस का। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जिसमें हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। ये टेकिंग बोर्स रेडियस ए नॉट दिया गया है, और बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये सबको मालूम है, वेल नोन है। रेडियस ऑफ लिथियम आयन डबल आयनाइज ग्राउंड स्टेट की निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Rn इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और इनटू होता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इसकी जगह पे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लिथियम है, और 53 आ जाएगा, और बेटा पिकोमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा, मैं यानी अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आ जाएगा, 18 पिकोमीटर। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है अप्रोक्सीमेटली बेटा थर्ड वाला, 18 पिकोमीटर के आसपास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आता है। फॉर्मूला आपके सामने है, तो अप्रोक्स 18 आ जाएगा। 17 तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है ना, 54 होता तो एग्जैक्ट 18 आ जाता। आइए, द एक्सटेंशन इन द इलास्टिक वायर ड्यू टू सेल्फ वेट। जब भी बात सेल्फ वेट की करते हैं तो हमेशा L/2 लेते हैं। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है mg, दिस इज द वेट, है ना, या F अपॉन हो जाएगा एरिया, और बेटा यहां पर याद रखिएगा स्ट्रेस हो जाएगी, और चेंज इन लेंथ, और ऊपर आ जाएगा L/2, mg/L/2। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, और चेंज इन लेंथ को उस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा mg/L/2 नीचे, और a इधर आ जाएगा, y इधर ले आएंगे, y इधर ले आएंगे। मतलब आपको केवल याद रखना है l की जगह पे L/2। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाला आंसर हमारा आ रहा है, जिसमें L/2 आ रहा है, चेंज इन लेंथ। आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों का इसी फॉर्मूले पर सॉल्व कर लिया गया। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग का गेट का आता है, गेट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान सा है। हालांकि गेट का क्वेश्चन एक हर बार मिलता है, थोड़ा कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। ये नॉट गेट है, और नॉट गेट में सिंबल से ही पहचान लेंगे, और हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर नॉट गेट का अप्लाई कर देंगे। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 200 ग्राम ऑफ सॉलिड बॉल 20 डिग्री सेल्सियस पर है, और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इट इज ड्रॉप्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब 200 ग्राम, कौन सी बॉल है, सॉलिड बॉल है, तो इसको बॉल कर लेंगे हम लोग, ये 200 ग्राम कर लेंगे हम लोग, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे हम लोग, और बेटा याद रखिएगा इसकी स्पेसिफिक हीट एस ले लेंगे, वाटर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, सेम अमाउंट कहा गया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, 80 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बोला गया है, और रिजल्टिंग टेम्परेचर जो हमको वाटर की स्पेसिफिक हीट आप सभी को पता है ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। और बताएं सारे ऑप्शन हमें वाटर के साथ दिए गए, इसको एस ले लो, तो एस बॉल निकालना है, बॉल की स्पेसिफिक हीट निकालनी, कॉम्बिनेशन का या मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब यहां पे लगा दीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हीट लॉस कौन करेगा और हीट गेन कौन करेगा, हीट लॉस्ट बाई बॉल नहीं, गलत, हीट लॉस्ट बाई वाटर आ जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री पर वाटर दिया गया है, और हीट गेन्ड बाई बॉल आ जाएगा। तो याद रखिएगा हीट गेन्ड बाई बॉल आ जाएगा, बच्चों हीट लॉस्ट बाई वाटर आ जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, एम एस डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एम इंटू एस डेल्टा टी वाटर की स्पेसिफिक हीट है, और m इंटू एस डेल्टा टी ये हमारी बॉल की स्पेसिफिक हीट है। याद रखिएगा मास दोनों का इक्वल है, स्पेसिफिक हीट वाटर की s ले लीजिएगा, और डेल्टा टी वाटर का हो जाएगा 80 माइनस 60, यानी कि ये आ जाएगा 20, और इस बॉल की निकालनी है, बॉल का कितना आ जाएगा, 20 से 60 आ जाएगा, तो बॉल के लिए आ जाएगा 60 माइनस 20 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S/2। तो स्पेसिफिक हीट जो आपकी आती है जितनी वाटर की होती है उसका हाफ हो जाएगा आंसर,
यानी S/2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट बेटा आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, 1/2 ऑफ द। क्लियर है बात? यहां हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट को S ले लिया, इसको 5 ना समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 930 नंबर पे आते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोडेड 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ मून। मून पर हो रहा है कोई भी काम तो सुनाई तो नहीं पड़ने वाला, क्यों? साउंड जो होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपको क्या चाहिए? मीडियम, और साउंड विल नॉट बी हर्ड। आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ वाला। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, एंड मेटल सरफेस के ऊपर लाइट जो गिरती है वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन हम लगा देंगे, hc/λ माइनस w, वर्क फंक्शन भी गिवन है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 बेटा, hc/λ और w की वैल्यू 1 दी गई है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। लर्न कर लीजिए, फोटोन की एनर्जी हमारी ये आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? फोटोन की एनर्जी बदल दे रहा है, क्योंकि कह रहा है आगे लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ λ/2। इसका मतलब नई इक्वेशन आ जाती है, न्यू कंडीशन, और नई कंडीशन पे आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू hc/λ/2 माइनस w। याद रखिएगा, यहां पर 2 ऊपर ले आएंगे हम लोग, और ये आ जाएगा hc/λ माइनस का आ जाएगा w। बच्चों hc/λ की वैल्यू ऊपर कितनी आ गई? 3, तो 2 × 3 माइनस का w, तो यहां से आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आपका आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन पर है, जो अक्सर पूछा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15। क्वेश्चन कह रहे हैं 15 में कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, और वो भी किसके बीच में? 30 से लेकर 170 के बीच में। यानी बच्चों ये आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल सही वैल्यू दी गई है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। ग्राफ जो बनता है हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ ऐसे आता है। तो ये वाली जो रेंज होती है, इस बीच की रेंज में बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इनिशियली बढ़ती है बाद में घटती है, लेकिन बीच में कांस्टेंट हो जाती। करेक्ट दिया। और कुछ आंसर हो सकता है? रीजन कूलम्स फोर्स इज नो, ओहो, यहां पे कूलम फोर्स जो है वो इज ऑफ लॉन्ग रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज होता है, ट्रू तो ये है, लॉन्ग रेंज है कोलंबियन फोर्स, है ना। लेकिन बात यहां पे ये नहीं काम करेगी, तो यहां पे हमारा आंसर ये भी करेक्ट है। तो 15 का आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड। ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो सेकंड वाला ऑप्शन है 15 नंबर पे। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट आगे का सर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों 14 तारीख वाला ये FST 9 है, जिसके 15 क्वेश्चन मिश्रा सर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे 16 नंबर से हम लोग चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में एक कन्वेयर बेल्ट है। ये देखो, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट ऐसे पट्टे पे चलती है, और यहाँ पे सैंड गिर रहा है। सैंड गिरने का रेट है 2 mkg/s। अब जब ये मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं, क्या है कि अगर मान लीजिए ये बेल्ट थी और इसका मास सपोज कर लीजिए कुछ था, स्मॉल m मान लेते हैं, और ये v वेलोसिटी से चल रही थी, और इसके बाद इस पर 2m मास और गिर गया, जैसे कि ये लगातार फीड हो रहा है, तो बेटा मास बढ़ जाएगा। और अगर इस पर कोई फोर्स नहीं है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0,
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m इंटू वी बराबर m प्लस 2m, और ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि बेल्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, यानी बेल्ट की वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो अगर आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे और लगातार इसको फीड करेंगे तो इसका मास बढ़ता जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ऐसे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में किए भी जाते हैं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि मास चेंज हो रहा है और फोर्स भी है, तो F बराबर जो फार्मूला होता है dp/dt उसको हम लगाएंगे। तो F बराबर m dv/dt और प्लस v dm/dt। ये बेटा न्यूटन्स लॉ का प्रॉपर फार्मूला है, और जिसको F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma सिर्फ तब वैलिड होता है जब सिस्टम का मास कांस्टेंट हो। तो अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। बट यहाँ पे आप लगातार सैंड पार्टिकल गिरा रहे हैं तो उसकी वजह से मास तो चेंज हो रहा है, तो इसको हम जीरो नहीं मान सकते। तो पूरा फार्मूला लगाएंगे। तो F हमें निकालना है, m है और dv/dt जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt बराबर जीरो और प्लस v और dm/dt 2m है। पर सेकेंड इतना मास इसका बढ़ता जा रहा है। तो F बराबर हो जाएगा 2mv। तो 2mv इसका आंसर पहला वाला है, 16वें का फर्स्ट। काफ़ी सिंपल सा है। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का न्यूटन्स का जनरल फार्मूला चला है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन था। PYQ पुराना था इस टाइप का, उसी को मॉडिफाइड किया गया है। पुराने वाले में ये m था, इसको 2m कर दिया गया है, बस यही चेंज किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के बारे में है। 8th वर्नियर, 8वां वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ coincide with 7th मेन स्केल डिवीजन, then least count of the vernier is 0.125। तो यहाँ पर 8 वर्नियर डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं 7 मेन स्केल डिवीजन के। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। 8th VSD बराबर 7 MSD। तो मेरे पास n और n-1 वाला रिलेशन मेंटेन है, और जब भी वर्नियर के n डिवीजन मेन के n-1 डिवीजन से मैच करते हैं तो लीस्ट काउंट बराबर होती है, आपको पता होगा, MSD अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, वो नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन। तो MSD 1 mm है और इसको मुझे 8 से भाग देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 0.125 mm आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिस्ट काउंट बता रहा है, लिस्ट काउंट इतनी है। अब हम कह रहे हैं कि किसी के डायमीटर, कोई बॉडी है उसका डायमीटर, ऑब्जेक्ट का डायमीटर 0.12 है और इसको मेजर करना है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी डेफिनेशन से
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम लेंथ जो मेजर की जा सकती है वो लीस्ट काउंट है। तो मिनिमम मेजरेबल लेंथ होगी 0.125 mm और ऑब्जेक्ट का डायमीटर इससे भी छोटा है। तो ये वर्नियर सिर्फ उन्हीं लेंथ को नाप पाएगा जिनकी लंबाई ये या इससे अधिक होगी, यानी इसको नाप नहीं पाएंगे। तो वी कांट मेजर, तो ये गलत हो गया। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा कि पहला वाला सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, वो तो सही निकला था। और सेकंड वाला कह रहा है कि आप इस लेंथ को मेजर कर सकते हो, जबकि नहीं मेजर कर सकते हो बिकॉज ये वाली लेंथ इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से कम है। तो सेकंड वाला गलत है। तो आंसर इसका 17th का सेकंड वाला आ जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड में सेकंड इज इनकरेक्ट। 18 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। लॉन्ग सॉलिनॉइड है, उसमें 1000 टर्न है और जब इसमें 4 एम्पियर की करंट पास की जा रही है तो प्रत्येक चक्कर से लिंक किया गया चुंबकीय फ्लक्स इतना है। तो इसका हमारे पास कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो सीधे फार्मूला लगा देना है N फाई बराबर LI। तो N है 1000 और एक चक्कर से लिंक किया गया फ्लक्स है 4 × 10⁻³ बराबर L और करंट भी 4 है, 4 से 4 कट गया तो L बराबर 1 हेनरी आ गया। सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेल्फ इंडक्शन NCERT सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में है, ये वाला फार्मूला इसमें यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा लंबा होता है और इसको अगर आप किरचॉफ्स लॉ से करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, ये देखो यहाँ और यहाँ, ये तीनों बिंदु के बीच में कुछ नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो। हर साइड के लिए इसका EMF 1 है डिवाइडेड बाई 1, इसका EMF 2 है डिवाइडेड बाई 1 और इसका EMF 3 है डिवाइडेड बाई 1 और नीचे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 6/3 यानी 2 वोल्ट। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कराया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस तो A और B के बीच में पूछ रहा है, हमने तो इन दोनों के बीच में निकाला है। तो बेटा ये इसमें नहीं दिया है कि ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट है। तो ये दोनों क्लोज सर्किट के पार्ट नहीं है, इन दोनों में से करंट नहीं जाएगी, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा वही A और B के बीच में भी होगा। तो 2 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसको एक सेल का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हो कि जैसे ये एक पैरेलल में जुड़े हुए 3 सेल हैं जिनका EMF इनके बीच में ये वोल्टेज है। चूँकि ये सब सर्किट क्लोज है नहीं तो इससे करंट जाएगी नहीं, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी सेल के नेट EMF के बराबर होगा और इनको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जल्दी निकाल सकते हैं। तो 2 वोल्ट इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, PYQ मॉडिफाइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर ये 1.3 है और एप्सिलॉन आर ये 2.14 है
और कहते हैं कि ईएम वेव की स्पीड क्या होगी। तो ईएम वेव की स्पीड होती है 1/√, उस मीडियम की परमेबिलिटी इंटू उस मीडियम की परमिटिविटी, और इसको हम लिख सकते हैं 1/μr एप्सिलॉन r √μ0 एप्सिलॉन 0, क्योंकि म्यू बराबर μr μ0 होता है और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 होता है। तो और ये वाली वैल्यू लाइट की स्पीड के बराबर होती है c/√μr, आई एम सॉरी, ये वाली वैल्यू c होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। तो c/√μr एप्सिलॉन r, और अब डायरेक्ट निकाल लो, बच्चों को ये फॉर्मूला मालूम था। तो c होता है 3 × 10⁸ और अंडर रूट में आएगा 1.3 × 2.14। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से यही करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। और हमने कैसे किया ये हम आपको बता दें, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगा। मैंने कैसे किया, देखो ये 3 है और ये वाली वैल्यू जो है, देखिए ये 2.14 है और ये 1.3 है, तो ये वैल्यू लगभग 2 के बराबर हो जाएगी, लगभग 2 के बराबर हो जाएगी। 2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि ये पॉइंट और है। और जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3/2 1.5 होता है, और अंडर रूट भी लेना है, तो ये 10⁸ प्रिजर्व रहेगा, इसलिए आंसर इसका 4th वाला आ जाएगा। हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। तो ये 20वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये धातु का गोला है, कंडक्टिंग मेटल है, तो इसका मतलब है ये कंडक्टिंग है, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और सेंटर पर पोटेंशियल पूछा है। तो आपको याद होगा कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है वही पूरे गोले के अंदर भी होता है। तो सेंटर पर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। डायरेक्ट इसको बच्चों ने किया होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। मैं आंसर भी मिलाता चल रहा हूँ, ठीक। अब आइए 22, ये देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप मिला सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर प्रतिरोध के एक तार को वर्ग बनाने के, देखो एक वायर था और उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे मोड़ दिया है, स्क्वायर है ये। तो अगर ये स्क्वायर है बच्चा, तो ये सभी लेंथ बराबर होंगी, ये सब लेंथ बराबर होंगी, और ये ई मिडिल पॉइंट है, तो हम सबके रेजिस्टेंस लिख दे रहे हैं R/4 R/4। अब यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेंगे, R/4, ये भी R/4, और ये बेटा R/2, और ये भी R/8 हो जाएगा, R/8 R/8 आ जाएगा ये। अब कहते हैं कि C और E के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो C और E के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है
तो यहाँ पे हमने बैटरी के कनेक्शन किए हैं। तो R/4 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 और ये R/8 ये सीरीज में है। यहाँ से दो पार्ट में करंट जाएगी ना, एक इधर से जाएगी ऐसे और दूसरी इधर से जाएगी, तो ये दोनों पार्ट पैरेलल में हो गए। तो इसका कितना हुआ? R/4 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 3R/4 प्लस R/8, तो ये आ गया 7R/8 और ये है R/8, ये तो R/8 दिया ही, और ये दोनों पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 7R/8 और प्लस R/8, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 7 कर लेंगे, तो इंटू 7 कर लिया, तो एलसीएम 7 हो गया और सटे 56/64 हो गया। तो R डैश बराबर आ जाएगा 7R/64। तो सीरीज और पैरेलल का सिंपल कॉम्बिनेशन था। थर्ड आंसर आ जाएगा 22 का। वेरी नाइस। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उल्लंघित करता है। लेंज लॉ वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आगे इसके रेफरेंस में शायद दिया हो। लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव की जाती है, तो ये स्टेटमेंट वायलेट नहीं करता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। ये तो फैराडेज लॉ है, ये सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सेकंड करेक्ट है और पहला इनकरेक्ट है, तो थर्ड आंसर आना चाहिए। और यस 23 का थर्ड ही है आंसर। दो डेफिनीशन पूछी गई थी और दोनों में गलत सही बताना था, तो अगर आपको लेंज लॉ फैराडेज लॉ याद है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एयर इसमें डाइइलेक्ट्रिक है, तो इस पे बेटा कुछ चार्ज होगा। अगर आइसोलेटेड भी है और इस पे चार्ज भी नहीं है, तो इसको वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? 0 होती है। तो ये वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इसकी कैपेसिटी आप C मान लीजिए, और ये पोटेंशियल पढ़ रहा है 4 वोल्ट। तो 4 बराबर हो जाएगा Q/C, क्योंकि V बराबर Q/C हो गया। आइसोलेटेड है। अब बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके बीच में। ये है, ये वोल्ट मीटर है और ये डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है। सपोज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो बेटा चूंकि ये आइसोलेटेड है तो चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है बैटरी वगैरह जो इसको चार्ज दे सके या ले सके, तो चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो KC हो जाएगी, K टाइम्स। तो अब नया वाला वोल्टेज हो जाएगा Q/KC, ये Q/KC। अब कितना पढ़ रहा है? 2 वोल्ट पढ़ रहा है, तो ये 2 वोल्ट पढ़ रहा है और Q/C की वैल्यू 4 थी, तो 4/K, तो K बराबर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आ गया। तो बहुत ही सिंपल और बढ़िया एक कैपेसिटर का क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए विभवांतर का वर्ग माध्य मूल पूछ रहे हैं और इसका आंसर ये सेकंड दिया गया है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। डिफिनीशन से निकलेगा, आंसर सेकंड है।
देखिए एक साइकिल के लिए निकालेंगे, ये पूरी एक साइकिल है इसकी, तो वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, इंटीग्रल v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt का अंडर रूट। अब ये फंक्शन बदल गया है, 0 से t/2 तक हमारे पास वोल्टेज v है, तो इंटीग्रल v नॉट स्क्वायर dt 0 से t/2 और प्लस इंटीग्रल 0 dt t/2 से t डिवाइडेड बाई t/2 और t/2, ये मेरे पास आएगा। क्योंकि फंक्शन बदल गया है ना, तो जब यही चीज़ हम सेकेंड हाफ साइकिल के लिए लगाएंगे तो हम v की जगह 0 लगाएंगे, तो 0 ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो ये v नॉट स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बना, देखिए ऊपर देख लीजिए, अंडर रूट तो है ही है, ये v नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, और इंटीग्रल dt ये t/2 हो गया, और नीचे बेटा मेरे पास t/2 ये t आ गया, तो ये आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर, t से t कट भी जाएगा, v नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट v नॉट, और नीचे 2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा। तो v नॉट बाई √2 इसका आंसर आ रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ नीचे होता तो दूसरा निकालते, फिर देखते। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा पढ़ने लायक क्वेश्चन है और इसको हम लोग करेंगे एज शोन बिलो। तो ये शो किया गया है, ए ऑफ पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इधर लिखते हैं, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई r है, 60 डिग्री से छोड़ा गया है, यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये बॉब का मास m है और ये मास m/2 है, और इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, और इसका मुझे वेलोसिटी ऑफ a यानी इसी m मास वाले का वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद। तो पहले तो कोलिजन के पहले वाली पोजीशन देखिए, यहां से जब m मास यूं आएगा, ऐसे चल के 60 डिग्री से जब ये मास यहाँ आएगा, तो मान लिया इसकी वेलोसिटी यहाँ तो 0 थी और यहाँ पे मान लीजिए कुछ v हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए आप, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हम नीचे वाले पॉइंट पर मानेंगे, तो ये वाली हाइट कुछ हो जाएगी, तो यहाँ की mgh और प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो m से m कट गया, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, और ये h कैसे निकलेंगे आप जानते होंगे, ये r है, ये r है, तो ये टोटल डिस्टेंस भी r हो जाएगी, ये r cos 60 हो जाएगी, तो r/2 यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये r है, ये 60 डिग्री है, तो ये r cos 60 यानी r/2 हो जाएगी। तो ये h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस r/2 और बराबर v²/2 बचा है, तो 10 r/2 बराबर v²/2, तो 2 से 2 कट गया, v बराबर √10r आ गया। ये तो पहली वाली चीज है, फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे। कोलिजन, अब सिचुएशन क्या है,
यहाँ के एक m/2 बॉल रेस्ट में रखी हुई थी और ये m मास की बॉल इधर v वेलोसिटी से आके टकराती है। कोलिजन के बाद मान लिया हमारे पास जिसका मास आधा है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो पहला हम लगाएंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं। चलिए, तो m इंटू v, हमने इसकी वेलोसिटी v मानी है। याद रखिए v की वैल्यू √10r है, बराबर m/2 v1 और प्लस m इंटू v2। तो m से m कट गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई v1/2 प्लस v2 बराबर v। हमें v2 निकालना है, याद रखना v2 निकालना है। इस बॉल की वेलोसिटी मैंने v2 मानी है कोलिजन के बाद, तो हमें v2 निकालना है। दूसरा हम लोग इलास्टिक कोलिजन वाला रिजल्ट निकालते हैं। अगर कोलिजन इलास्टिक होता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिल्कुल सेम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? ये तो v थी, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? ये आएगा v1 माइनस v2। ये v1 माइनस v2 है। तो ये आ गया है। अब इससे हमें v2 निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? v1 को हमें हटाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2v1 अब बेटा देखो, हम इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को थोड़ी जगह बना लें और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो v1 प्लस 2v2 बराबर 2v, और ये है हमारे पास v1 माइनस v2 बराबर v। तो इन दोनों को जोड़ माइनस कर दीजिए, तो v1 से v1 कट गया, 3v2 बराबर v आ गया। तो v2 बराबर आ गया मेरे पास v/3। अब ये v/3, v कितना है? √10r है। तो √10r अपॉन 3 आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि हमने तो g की वैल्यू 10 रख दी है, लेकिन यहाँ पे तो g मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मुझे आंसर g के टर्म में चाहिए और g बराबर हमने 10 लिया था, तो 10 की जगह g रख देंगे। तो √GR/3 आ गया। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा 26 का। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, ये 27वां क्वेश्चन है और इसको हम लोग एक ट्रिक से करेंगे। वैसे तो इसको हम करने का फॉर्मूला बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास रॉड है और ये x बराबर 0 है और x डिस्टेंस पर डेंसिटी दी गई है α1 प्लस bx²। तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लीजिए x डिस्टेंस पे दिया x का, और फार्मूला हो जाएगा x इंटू ये डेंसिटी है रो इंटू dx और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल रो dx, और रो की वैल्यू ये रख देंगे। लेंथ है 1 मीटर की लंबाई है, तो 0 से 1 x
और रो की जगह अल्फा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 0 से 1 है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, इंटीग्रल करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको इंटीग्रल से नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, वो ये है कि अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास 1/2 पे होता। ये तो सब लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पर होता है। तो ये यूनिफॉर्म कब होगी? जब b बराबर 0 हो जाएगा। अगर b बराबर 0 मान ले तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी अल्फा हो जाएगी, यानी इस ऑप्शन में b की वैल्यू 0 रखे तो 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 रखो तो ये बनेगा 3 इंटू 2/4 इंटू 3, यानी ये तो 1/2 बन रहा है। इन दोनों को 0 करो तो 8/9, गलत, 12/6 2 नहीं, 9/8 नहीं, तो इससे आ रहा है, यानी यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम चाहे तो बिना इंटीग्रेट करे भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू को भी मॉडिफाई किया गया है और ज़्यादातर क्वेश्चन इस टेक्निक से हो जाते हैं कि अगर ये वेरिएशन दिया है तो इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन पहले हम उन कांस्टेंट को 0 कर मान लेते हैं जो कि x के होते हैं, x या किसी x की पावर के, और उनको 0 करके देखते हैं किसमें 1/2 आ रहा है, वही आंसर होता है। बाकी अगर नसीब खराब हो 2 में 1/2 आ जाए तब तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तब कोई बचाव का रास्ता नहीं है। 28वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है, ये वाला गलत है, क्योंकि बेटा v बराबर r क्रॉस ओमेगा नहीं होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है, पढ़ के देख लीजिएगा। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2 होते हैं, रेडियल वाला v²r हमेशा सेंटर की ओर होता है, लेकिन ये तब होता है जब मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। अदरवाइज एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और परिणामी रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट इनके बीच में कुछ एंगल पर होता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोनों A और B, ये 28वां क्वेश्चन है, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सत्य नहीं है, इसलिए दोनों A और B हैं। तो 28 का 4 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में आइए, ये लिखा भी हुआ है इसमें। अब एक ये तो सबको याद ही होगा, Q चार्ज V वेलोसिटी से R रेडियस पर अगर चल रहा है तो करंट बराबर होती है Q/T, और Q और T की वैल्यू होती है 2πr/V। तो आंसर हो जाएगा QV/2πr, और इसको एज ए फार्मूला भी कई जगह यूज किया जाता है। तो 29 का आंसर 3rd है, इसको आप याद रखेंगे। और फिर ये 30th क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का है, शायद लिखा होगा। तो कहते हैं वर्क निकालना है x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक के लिए। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, डेल्टा K बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट x बराबर 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट x बराबर 0। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m, और m दिया है 0.5 और v²। तो x बराबर 0 पर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v बराबर k x की पावर 3/2 है। तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी मेरे पास, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, और x बराबर 2 पर वेलोसिटी हम रखेंगे k,
k यानी 5 और x की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 करेंगे, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 आ चुकी है, तो ये वाला टर्म कैंसिल, और x बराबर 2 पर वेलोसिटी ये है 5 × 2 की पावर 3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ, ये 0.5 है तो 5/10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 है, और इंटू 2 की पावर 3/2, तो इंटू 2 की पावर 3/2 यानी 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। अब देखो ये कितना आता है, 125 इंटू 4/10। अब 125 इंटू 4 ये 500 होता है, 500/10, और 500/10 यानी 50 जूल। 50 जूल हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर है 50 वाला जूल। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फैराडेज लॉ पे है। ये देखिए फ्लक्स दिया हुआ है, फाई बराबर 0.1 t² - 60, और ग्राफ पूछा है E और T के बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में। तो पहले तो निकालो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -dφ/dt। एक टर्न है तो ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, -0.1 2t - 6। तो अब ये देखो क्या बना, ये बना 6.6 -0.2t। देखो मल्टीप्लाई किया है भाई, माइनस है तो साइन बदल दिए, 6 प्लस वाला हो गया, ये माइनस हो गया, और 0.1 से मल्टीप्लाई किया है हमने तो ये बन गया। तो अब ये कैसा है, ये तो अगर हम देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, y बराबर mx + c टाइप का है ये, स्लोप इसका निगेटिव है, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है। तो कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन तो सभी है, ये तो नहीं है, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है तो ये भी नहीं है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, ये वाला सही है। ये इंटरसेप्ट हो गया 0.6 और ये स्लोप हो गया -0.2, माइनस में है, ऑन स्केल तो ग्राफ बनते नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर फर्स्ट होगा, 31 का आंसर फर्स्ट होगा। चलो ठीक है, आगे चलिए। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 लेन रोड है, कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 km/h। तो ये कोई कार ए है और इसकी स्पीड है 36 km/h। ये ए कार हमने बनाई है और इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 36 × 5/18 तो 10 मीटर पर सेकेंड। हम मीटर पर सेकेंड में ही लिखेंगे क्योंकि आंसर एक्सेलेरेशन किसी का पूछा है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। ये 2 लेन रोड है, ये ऐसे वाली है, बाई तरफ वाली, और यहां पे 2 कारें हैं। 2 cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km/h। यानी 2 कारें और हैं B और C, इनकी स्पीड है 54 यानी 5/18 यानी 18 × 54 15 मीटर पर सेकेंड,
और each at a certain instant the distance AB equal to AC both being 1 किलोमीटर। तो एक इससे पीछे होगी और एक इससे आगे होगी। अब हमें नहीं मालूम कि B और C में कौन आगे है कौन पीछे है, बस इतना मालूम है कि ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है और ये वाली डिस्टेंस भी यहाँ से ये 1 किलोमीटर है। एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है। बोथ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी। बी ने डिसाइड किया कि वो ए को सी से पहले ओवरटेक करे। तो देखो इसका मतलब है सी इधर है, ये इधर से आ रही है, और बी इधर है, ये इधर से जा रही है। ये बी है और ये सी है। हमने कैसे डिसाइड किया कि बी यही वाली है? क्योंकि देखो अगर ये मान लो बी है, ये सी है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये 15 से है, ओवरटेक करेगी, लेकिन सी उससे पहले ओवरटेक कर जाएगी। तो बी ने डिसाइड किया है कि वो सी से पहले ओवरटेक करे। इसका मतलब है बी ए की डायरेक्शन में जा रही है, पीछे है इससे, ये इसको ओवरटेक करेगी, और सी सामने से इधर आ रही है। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? तो ये कोई बहुत खास मतलब नहीं है, और एक्सेलरेशन B के पास आया है। एक्सेलरेशन B के पास है क्योंकि अगर उसे C से पहले ओवरटेक करना है तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो C कब ओवरटेक करेगा देख लो। ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। हम ए के रिलेटिव चलते हैं। अगर मैं ए के रेफरेंस फ्रेम में आ जाऊं, अगर मैं इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए आ जाऊं, तो बेटा इसकी स्पीड हो जाएगी 5, 15 माइनस 10, ए तो रुक जाएगी और एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, और सी की स्पीड हो जाएगी इस तरफ 25। क्यों? 10 इधर से 15 इधर से, अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटीज रिलेटिव में जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास सी को क्रॉस करने, सी ओवरटेक करेगी कितने समय में? 1000/25, ये टाइम निकाल लो, तो 40 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक कर जाएगी। ओके, अब बी को भी इसी समय में पहुंच जाना है ए तक। तो फिर से ए के रिलेटिव आ गए, तो ए तो रुक गई, डिस्टेंस चलनी है 1000, तो 1000 बराबर इसकी स्पीड ut 5 और t की वैल्यू 40 प्लस हाफ a इंटू 40 का स्क्वायर। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1000 काटना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो चलिए 40 से काट देते हैं। ये 40 है तो ये आ जाएगा 25, 25 बराबर 5 प्लस a/2, और 1/40 तो इधर से कट गया, इंटू 40, तो ये आ जाएगा 20 बराबर 20a, और a बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर b का एक्सेलरेशन 1 होगा तो ये ठीक उसी समय क्रॉस करेगा a को जब c करेगी। तो ये मिनिमम है, इससे कम एक्सेलरेशन होगा तो ये बाद में क्रॉस कर पाएगा, c पहले क्रॉस कर जाएगी।
तो कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ए को चाहिए। तो 32 का आंसर 3 वाला है। वैसे भी ये अधिकतर लोगों को आता होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कुछ स्टेटमेंट हैं और थोड़ा सा ज़्यादातर आप लोग 2 को डील करते हो, इसको 3 से डील करवाया है। कहते हैं कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 और इन द लाइट ऑफ above statements choose the correct option below। तो मैं एक एक करके देखता हूं। स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, देखते हैं ये रॉन्ग है कि नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वर्क्स विथ ट्रांसफार्मर बट डीसी वोल्टेज डज नॉट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर के साथ फ्लक्स चेंज चाहिए होता है तो वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही देता है और डीसी वोल्टेज के साथ ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि थर्ड वाला सही है। ये कह रहा है स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, तो रॉन्ग नहीं है, सही है, इसलिए ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 10 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो हम फार्मूला लगा रहे हैं एस एन एथ बराबर u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। तो यह है 10 u प्लस ए बाई 2 3 दूनी 6 इंटू 5। तो 10 बराबर u प्लस 5 बाई 2 ए। तो u की कुछ वैल्यू के लिए और a की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, तो कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी u 0 हो गया और a की वैल्यू अगर 4 ले लें तो ठीक है, ये भी 10 आ रहा है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो और एक्सेलरेशन 4 हो तो ये तीसरे सेकंड में 10 मीटर चलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसको भी देखते हैं। तो थर्ड तो करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द मास डिफेक्ट, तो ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा है कि सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये टोटल ओवरऑल गलत हो गया। ये तब सही होता जब ये इनकरेक्ट होता है, ये करेक्ट होता। तो ये तो करेक्ट ये तो है लेकिन वो इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो एक केस तो सही है ये, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक केस तो इसी ने दे दिया है अपने सेकंड ऑप्शन में कि अगर u 0 हो और a 4 हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सेकंड वाला होगा। और क्वेश्चन में कोई खास ऐसी बात नहीं थी, बट ये जरूर है कि थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। चलिए, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, ये L1 है, ये 100 माइनस L1 है। तो मीटर ब्रिज की कंडीशन लगाते हैं 5 अपॉन L1 बराबर R अपॉन 100 माइनस L1। इसके बाद इसके साथ एक रेजिस्टेंस R और शंट कर दिया गया है। ये ऐसे एक शंट कर दिया गया है R, तो ये टोटल हो जाएगा R/2। और जब ये कम हो जाएगा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यू बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 में है। तो अब हो जाएगा 5 अपॉन 1.6 L1 बराबर
r/2 अपॉन 100 माइनस L1, आई एम सॉरी 1.6 L1, ये है। तो ये मेरे पास दो चीजें हैं, तो 5/r की वैल्यू हम रख देते हैं। इसको देखो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 5/r बराबर 1.6 L1 अपॉन, ये इसको ऊपर ले गए, 100 माइनस 1.6 L1, ये आ गया। और बेटा 5/r यहां से लिख दिया, 5/r यहां से ले रहे हैं, यहां से 5/r कितना हो जाएगा, L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो चलो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। तो ये L1 से L1 कैंसिल हो गया, और अब ये सॉल्व करना है। तो 100 इंटू 1.6, तो 2 जीरो बढ़ाया, एक के बाद लगाया, तो 160 माइनस 1.6 L1 इक्वल टू ऊपर जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। हाँ, ये गड़बड़ थी, यहाँ पे ये जो 2 वाला फैक्टर था वो छूट गया था। ये मैंने लिखा 1.6 L1 अपॉन, हाँ यहाँ पे 2 और आएगा बेटा, ये 2 छूट गया था, ये 2 आ गया था। तो ये जो 2 छूट गया था तो ये हो जाएगा 0.8। हाँ, तो इस लाइन को दोबारा कर लेते हैं। चलो, तो अब मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 0.8 यानी 80 माइनस 0.8 L1 बराबर 100 माइनस 1.6 L1। तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1.6 L1 माइनस 0.8 L1 बराबर 100 माइनस 20। तो 0.8 L1 इज इक्वल टू 80। तो L1 बराबर 800/8 आ रहा है। तो 1.6 L1 माइनस 0.8 L1 इज इक्वल टू 100 माइनस 80, ये मैं 20 लिख गया था। तो 0.8 L1 बराबर 20, तो L1 बराबर 20/0.8, डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, तो 8 दूनी 16, 4 बचा, L1 बराबर 25 आ गया। और अब यहाँ L1 रख दीजिए, 5/25 बराबर R/100 माइनस 25। तो R बराबर हो जाएगा, ये 75 हुआ, तो 5 गुणे 75/25, तो 25 यहाँ 75, 15 ओम आंसर आ गया सेकंड वाला, 34। सॉल्व करते समय थोड़ा सा गुणा भाग में प्रॉब्लम हुई। पहले तो ये वाला 2 छूट गया था, यहाँ पे ये 2 आएगा। देखिए 5/r बराबर 1.6 L1 अपॉन ये वाला 2 और 100 माइनस 1.6 L1, और 5/r की वैल्यू यहाँ से रखा L1 अपॉन 100 माइनस L1, और फिर ये 2 से इसको काट दिया तो ये 0.8 है। फिर 0.8 को 100 माइनस L1 से मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले गए, L1 निकाला, L1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो जब L1 की वैल्यू 25 आ गई तो इस वाले फॉर्मूले में L1 की जगह 25 रख दिया, तो R की वैल्यू 15 आ गई। चलो भाई, बढ़िया था। कौन सा कथन गलत है देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लेमडा बराबर h/mv, तो ये चार्ज आर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत हो गया।
स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बेटा ऐसा आता है और ये स्लोप इसका h आता है हमेशा। तो कोई भी मटेरियल हो, ये इंटरसेप्ट चेंज होता है, h की वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स नहीं होता है, सभी मेटल के लिए स्लोप एक ही रहेगा। ये फॉर्मूला होता है ना, लिखें के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फाई डिफरेंट होगा, एच थोड़ी ना डिफरेंट होगा, तो स्लोप सेम होगा। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी न्यूक्लियस, ये वाला सही है। बोर्स मॉडल कैन बी अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन एज वेल हीलियम एटम, ये गलत है, हीलियम एटम के लिए नहीं, हीलियम आयन के लिए ये सही होता है। कब? जब He के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक को निकाल दो। तो H एटम के लिए सही है, लेकिन हीलियम के He प्लस आयन के लिए सही है, एटम के लिए नहीं सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड वाला आंसर इसका सही माना जाएगा, 35 थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। देखो बेटा, ये वेज है और ये ब्लॉक है, ये ऐसे जब आएगा ना तो दोनों की वेलोसिटी कुछ मान लीजिए ब्लॉक की स्मॉल m है और इस वेज की v है और वेज की कैपिटल V है। ये हमने दोनों की वेलोसिटीज मान ली। अब हम दो रूल लगाएंगे, क्योंकि जब ये स्लाइड कर रहा है बेटा, जब ये स्लाइड कर रहा है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, खाली वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। तो पहले तो मेरे पास है 0 बराबर स्मॉल m v1, इसको v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, और कैपिटल M v2, ये हमने मान लिया। और अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इनिशियल एनर्जी थी mgh, ये h हाइट थी, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पता करना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सपोज नीचे से h1 पर है प्लस mgh1, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और बाद में जब ये यहाँ आ गया तो ये ब्लॉक की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, वेज की पोटेंशियल एनर्जी वही बनी रही क्योंकि ये नीचे गया नहीं है, और हाफ m v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। तो बहुत ही आराम से आप इसको देख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये mgh1 तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये बना क्या, mgh इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, वेज का वेग बताना है जब कण सबसे नीचे पहुंचता है। तो कण तो नीचे पहुंच गया है, वेज का वेग हमें v2 निकालना है। तो ठीक है, यहां से देखिए हम v1 निकालते हैं, v1 बराबर जो कि ब्लॉक का है माइनस m v2 अपॉन स्मॉल m, और v1 की वैल्यू यहां पे रख देंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। mgh बराबर हाफ m, अब v1 है तो स्क्वायर करेंगे
तो एम स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर ये है, और प्लस हाफ कैपिटल एम V2 स्क्वायर हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है, इससे V2 निकालना है। तो MGH बराबर, अब V2 निकालना है तो आप पहले V2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बचेगा M स्क्वायर, V2 स्क्वायर तो चला गया, अपॉन 2M और प्लस, और ये बचेगा M अपॉन 2, ये 2 बचा हुआ है। तो कुछ और भी कॉमन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये 2 मिल जाएगा तो 2MGH हो गया, और यहाँ से M कॉमन ले लो तो कैपिटल M नीचे आ गया, बराबर आ गया V2 स्क्वायर। अब ये बचा है कैपिटल M अपॉन M प्लस 1 बचा है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाला आंसर आ रहा है। देखिए ये आपने देख लिया होगा, तो इसको हम पेज थोड़ा कम पड़ रहा है, ये जब से दोनों तरफ अंग्रेजी हिंदी आ रही है तो हम लोगों के पास ये जगह कम पड़ जाती है। ये देखो फिर ये आ गया, पता नहीं कहाँ से, शायद वो टच हो गया था अंडू वाला, हाँ ठीक। ये अब देखिए यहाँ लिख दीजिए 2GH लिख दिया, ये 2GH है, M अपॉन M लिख दिया, और बेटा ये ऊपर ले लो इंटू M अपॉन M प्लस M इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो V2 बराबर कितना होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा बेटा 2GH अपॉन GH ये लिखा, अपॉन M प्लस M लिखा, ये तो 2GH अपॉन M प्लस M लिखा। M स्क्वायर है तो ये M बाहर ही रहेगा, एक M से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो M बाई M, और ये अंडर रूट हो गया। तो फोर्थ वाला आंसर आ गया, ये अंदर M रहेगा, तो फोर्थ वाला आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, चलिए गुड। ये एनर्जी कंजर्वेशन का था, ये बेसिकली सेल्फ मेड क्वेश्चन था, कहीं से उठाया नहीं गया था। इसी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन अभी और था पहले, ये रिपीट हो गया है। सेंटर पर एक M मास का पार्टिकल है, और M मास ही और रेडियस A है। यहाँ पर कहते हैं सेंटर से A/2 दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो हम दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। इस पार्टिकल की वजह से हो जाएगा -G M अपॉन A/2, और स्फीयर की वजह से हो जाएगा -G M/A, तो आंसर हो जाएगा -3G M अपॉन A। सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा, सेकेंड वाला 37 का सेकेंड, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट, ये एक लाइन का है, देखिए 12 न्यूटन बराबर kx, तो k और x है 6 सेंटीमीटर है, तो 6/100 मीटर हो गया, तो k बराबर 200 आ गया न्यूटन पर मीटर। अब टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट m, अब ये m ये 2 kg है, m बाई k यानी 200, तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 10, 2 ये 100 कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3.14 अपॉन 10, तो 6.28 अपॉन 10 यानी 0.628, ये थर्ड हो गया।
39। ये फिर थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको रीड कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट है और एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। An optical bench in front of a convex mirror at a distance of 8/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। क्वेश्चन में जरा देख लूं, शायद स्लाइड ये सही नहीं बनी है। नहीं, सही है। हाँ, एक ये कॉन्वेक्स मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर है, और यहां पे ये वाली डिस्टेंस 8/3 सेंटीमीटर है, राइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इधर ही रखेंगे 25 सेंटीमीटर पर, यह ऑब्जेक्ट है। इधर नहीं रख सकते, इधर से 25 रखोगे तब तो मिरर कोई इमेज बनाएगा नहीं, इधर ही रखेंगे। और कह रहे हैं कि इमेज कॉन्साइड करता है, तो दोनों की इमेज एक ही जगह बन रही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों की इमेज निकाल के उसको बराबर कर देते हैं, बस, और तो कुछ करना नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ इमेज बनाएगा? तो 1/v माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/f यानी 10, ये दिया है। तो ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 50 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 - 2 आएगा, तो v बराबर आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। v बराबर आ गया 50/3 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कब करेंगे? जब हमारे पास ये रेस चली और ये यहां 50/3 सेंटीमीटर पर पड़े, तो 50/3 तो करीब यहां पे आएगा, क्योंकि ये तो 8/3 है। तो यहां पे जब जाएगी तो ये नॉर्मल गिरनी चाहिए, ये नॉर्मल गिरेगी, तभी वापस जाएगी, तभी ये कॉन्साइड बन जाएगी। कॉन्साइड करने का मेन फंडा यही है कि मिरर पर जो लेंस गिरे वो मिरर के नॉर्मल हो, तभी वो रिवर्स जाएगी, ऑब्जेक्ट और इमेज साथ बनेंगे। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल गिर रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस 2f हो जाएगी। तो मेरे पास 50/3 बराबर हो जाएगा 2f + 8/3। तो 2f बराबर हो जाएगा 42/3। तो 2f बराबर हो जाएगा 42/6, सॉरी 42/3। f बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 42/6 यानी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर, सेकंड इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए, ये फॉर्मूले लग रहे हैं दोनों। देखिए, एक कोई भी ये विस्कस फ्लूइड है, ऐसे नीचे गिर रहा है, m मास की एक बॉल नीचे गिर रही है। स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. Velocity of the ball becomes constant after some times. तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो वेट mg नीचे लगेगा
अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा, स्टोक्स फोर्स ऊपर लगेगा और mg इक्वल टू अब थ्रस्ट प्लस स्टोक्स फोर्स लगेगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, देन द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल विल बी, तो ठीक है, mg बराबर अब थ्रस्ट है, तो और ये विस्कस फोर्स हमसे पूछ रहा है, तो अगर हम मान लें कि mg क्या होगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी, और अब थ्रस्ट क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का घनत्व तो गेंद के घनत्व का आधा है, यानी ये d/2 इंटू जी, तो यानी अब थ्रस्ट की वैल्यू mg/2 है, mg/2 है, तो अब थ्रस्ट को लिख दिया मैंने mg/2 और प्लस ये f लिख दिया, यही तो पूछ रहा है, तो f बराबर mg/2 आ जाएगा, ये सेकेंड आंसर आ गया। ओके, अब थ्योरी के हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी चूंकि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो ये पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, डायमैग्नेटिक की लेस देन 1 होती है क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, और फेरोमैग्नेटिक की तो बहुत ज़्यादा होती है, और नॉन मैग्नेटिक की 0 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये मेरे पास एक आवेशित तार, ये गोला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है, रेडियस R है, और बिंदु O से y डिस्टेंस पर एक लंबा सा तार रख दिया गया है परपेंडिकुलर ऐसे, जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, आवेश घनत्व तो लैम्डा है। तो कहते हैं फ्लक्स कितना होगा, गोले के सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हमें मालूम है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रल E.dA, और क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ से होता है ये Q/ε0, और Q कहां से आएगा, वायर का जितना पोर्शन है उसी पर जितना चार्ज होगा वही स्फीयर के अंदर है। तो हमें ये वाली लंबाई निकालनी है, तो निकालते हैं, यहां से मिला दो, ये रेडियस है, ये y है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर रखा है, तो ये हो जाएगा √r² - y², उतना ही ये भी होगा, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी √r² - y² मल्टीप्लाइड बाई 2। तो चार्ज कितना हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो 2 लैम्डा √r² - y² हो गया, वैल्यू रख दीजिए 2 लैम्डा √r² - y² अपॉन ε0, ये आंसर हो गया, थर्ड वाला आंसर आ गया। तो 42 इज थर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन PYQ ही है, और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। ये कह रहा है कि Q चार्ज है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, और ये फील्ड कैसी है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, यानी एक तरफ E है तो मान लो x एक्सिस में है, तो y एक्सिस में B है, और जो वेलोसिटी है वो भी दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड x और y डायरेक्शन में है तो इसकी
जो वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन में है, और कहते हैं कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल घुसा, किस जगह घुसा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उसकी वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है, और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो दो फोर्स हमारे पास जीरो हैं। कौन कौन से? QE ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, और QV क्रॉस B ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, और ये जीरो है। अगर फोर्स नेट जीरो नहीं होगा तो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होगा या मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहां से Q कट गया, तो मेरे पास आ गया E प्लस V क्रॉस B बराबर जीरो। अब हमसे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। इसका एक गंदा सा सल्यूशन है कि आप ऐसे कर दीजिए, V क्रॉस B बराबर माइनस E, लेकिन बेटा ये V को वेक्टरली नीचे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में वेलोसिटी किसी भी वेक्टर से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इसको करने का एक तरीका है, हम मैग्नेटिक फील्ड B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है। तो हम लिखेंगे B क्रॉस E बराबर माइनस B क्रॉस V क्रॉस B। हमने ऐसे कर दिया। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, ये स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो B डॉट B इंटू V और माइनस B डॉट V इंटू B, ये आ गया। तो B क्रॉस E ये आया। अब देखिए इसकी कंडीशन लगाते हैं, ये है माइनस बी स्क्वायर V, ये तो स्केलर हो गया, और ये टर्म जीरो है। क्यों? क्योंकि B और V परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो हो गया। अब हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है। अब हम इसको लिख देंगे वेलोसिटी वेक्टर बराबर माइनस B क्रॉस E अपॉन B स्क्वायर। यहां पे नहीं भाग दे सकते थे B से, क्योंकि ये वेक्टर था, लेकिन यहां पर दे सकते हैं क्योंकि B स्क्वायर एक स्केलर है। तो वेक्टर को हमने नहीं डिस्टर्ब किया, स्केलर को नीचे ले गया। तो V बराबर माइनस B क्रॉस इंटू B स्क्वायर। ये इसका मैंने वेक्टर के तरीके से कर दिया है। अब माइनस है तो B क्रॉस E को आप E क्रॉस B लिख दीजिए, तो E क्रॉस B अपॉन B स्क्वायर, और देखते हैं कोई आंसर है। तो B क्रॉस E होता तब तो माइनस होता, ये गलत हो गया। सेकंड वाला सही लग रहा है, हाँ सेकंड वाला ही सही लग रहा है, B स्क्वायर नीचे होना चाहिए, हाँ ठीक। तो इसका आंसर सेकंड है। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करते हैं तो फिर ये बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप B को एक्स एक्सिस में मान लीजिए, ये BI कैप लिख दीजिए, इसको EJ कैप लिख दीजिए, और इसकी आप वेलोसिटी मान लीजिए ये K डायरेक्शन में है, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेके V की वैल्यू निकालेंगे, उससे भी आ जाएगा। फिर वेक्टर फॉर्म में रख के चेक करेंगे। दिस इज ए गुड सोल्यूशन। ये 2018 या 19 का आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी नीट वाले भी जाग जाते हैं। और 44 में तो ये फार्मूला लगेगा, थर्ड वाला, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इज द एनर्जी डेंसिटी। सीधे 44 ही पूछा गया था आंसर, तो ये 44 का आंसर 3 आ जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और किसके लिए अपवर्तनांक महत्तम है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपकी मेमोरी का टेस्टिंग है। ग्लास के लिए 1.5 होता है, यानी 3/2। वाटर के लिए 1.33 होता है,
और यानी 4/3। और आयरन के लिए अपवर्तनांक कहाँ होता है? आयरन के लिए तो अपवर्तनांक होता ही नहीं है, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, ये 2.4 होता है, तो आप आंसर 4 दे दीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन थे। इस बार का एफएसटी थोड़ा सा इजी किया गया, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2026 में उतना ही कठिन आए जितना 2025 में आया था। तो वी विल प्रिपेयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स, भले ही वो 2024 या 23 की तरह सरल हो, 2021 की तरह मॉडरेट हो, या 2025 या 2016 का जो नीट फेज सेकंड था उसके इतना टफ हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अगले टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।